नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज के हमारे इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे 11th क्लास की पॉलिटी का 4th चैप्टर जो कि है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। इस लेसन के 3 पार्ट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो में हमें किस टॉपिक को कवर करना है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां और उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन क्या है देश के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये जो पावर्स हैं इनको हम डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एज पर दी एनसीईआरटी और आपका जो 11th क्लास का लेवल है उसके हिसाब से बहुत कम चीज़ें किताब में है, तो हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। बाकी कभी इन फ्यूचर इस टॉपिक के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं और 11th क्लास का जो लेवल है उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है वो कौन कौन सी होती हैं, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां कौन कौन सी हैं और उसकी स्थिति क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। जब हम राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो हम प्रेसिडेंट के बारे में पिछले टॉपिक में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं कि उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं और वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं, हेड ऑफ द नेशन होते हैं। देश की जो कार्यपालिका है उसके जो 3 स्तंभ हैं, यानी कि मंत्री परिषद मींस कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति उसमें मेन रोल प्ले करते हैं, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। यहाँ पे उन्हीं पावर्स को हमें समझना है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं उसके बारे में हमें ये पता है कि उनके पास औपचारिक पावर्स होती हैं, यानी कि जो फॉर्मल राइट्स होते हैं एग्जीक्यूटिव के वो राष्ट्रपति के पास होते हैं। लेकिन उनको एक्सरसाइज करने का राइट मंत्री परिषद के पास होता है, यानी कि कैबिनेट के पास होता है। वास्तव में, रियलिटी में जो कैबिनेट है वो एग्जीक्यूटिव के पावर्स को यूज करती है। प्रेसिडेंट सिर्फ सिग्नेचर करने तक का काम करते हैं, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट कैसे है वही हमें समझना है इस वीडियो के अंदर। जो मंत्री परिषद या कैबिनेट होता है उसके पास ही एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स होती हैं वो वास्तविक पावर्स होती हैं, यानी रियल पावर जो है वो कैबिनेट के पास होती है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि वो कैबिनेट की सलाह पर अपनी ताकतों का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ कुछ मामले हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर प्रेसिडेंट को अपनी पसंद या फिर अपनी थिंकिंग को साइड रख करके उनको कैबिनेट के सजेशन को, कैबिनेट के डिमांड को मानना ही पड़ता है। उन्हें वहां पे सिग्नेचर करने ही पड़ते हैं और वो पावर यूज करनी पड़ती है। तो जब हम राष्ट्रपति के पावर्स की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो क्योंकि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो प्रधान है कार्यपालिका के और देश के, इसलिए उनको लगभग 4-5 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ 3 पावर्स के बारे में बात करनी है और ये पावर्स रिलेट करती हैं लेजिस्लेचर से भी, लॉ से भी और एग्जीक्यूटिव से भी। यानी कि लेजिस्लेचर जिसे विधायी शक्तियां कहते हैं और आपकी कार्यकारी शक्तियां जिसे हम एग्जीक्यूटिव पावर या फिर कार्यपालिका शक्तियां कहते हैं, और उसके साथ ही कानूनी राइट्स जो उनके लीगल राइट्स हैं प्रेसिडेंट के अपने। जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की इन शक्तियों के बारे में तो उनके पास कुछ विशेष अधिकार भी हैं, कुछ विशेष अधिकार जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति ही करते हैं और वो उनकी स्पेशल पावर्स हैं। वो स्पेशल पावर्स क्या क्या होती हैं कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास जितनी भी पावर्स हैं वो यूज करेंगे कैबिनेट के सलाह पर, कैबिनेट के सजेशन पर, उनसे सलाह मशवरा करके। तो क्या यहाँ पे ये कहना ठीक होगा कि राष्ट्रपति के पास कोई विशेष अधिकार है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, उनके पास कोई स्पेशल राइट है नहीं क्योंकि वो किसी भी राइट, किसी भी अधिकार, किसी भी शक्ति का प्रयोग खुद से तो कर ही नहीं रहे हैं, तो विशेष अधिकार किस चीज का हुआ? लेकिन ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रपति की पोजीशन है वो उनके विशेषाधिकार के बारे में है, बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो विशेष अधिकार है राष्ट्रपति के, जो उनके स्पेशल राइट्स हैं, वो राष्ट्रपति की पोजीशन को बहुत स्ट्रांग भी बनाते हैं। वो स्पेशल राइट्स क्या हैं? जब हम इन स्पेशल राइट्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है वो ये है कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, या फिर आज के टाइम पे तो खैर पत्र और लेटर वाला ज़माना नहीं है, बट फिर भी पॉलिटिक्स के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर उसका इस्तेमाल आज भी होता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कभी भी पत्र लिख करके उनसे किसी भी मामले पर अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं। प्रधानमंत्री और देश की सरकार जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रही है उन चीज़ों के ऊपर
उन कामों के ऊपर राष्ट्रपति अपना ओपिनियन रख सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि वो उस बारे में क्या सोच रहे हैं। और जाहिर सी बात है वो ऐसा तभी करेंगे जब वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उन विचारों पर भी ध्यान दे, उन चीज़ों पर भी ध्यान दे। देश की सरकार जो है वो उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करे जो राष्ट्रपति देख रहे हैं या समझ रहे हैं। तो फॉर्मली वो ऐसा कर सकते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जब वो कुछ ऐसा करते हैं तो डायरेक्टली अगर देखा जाए लीगल तौर पे या कानूनी तौर पर, तो प्रधानमंत्री के पास या फिर कैबिनेट के पास या देश की सरकार के पास ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के पत्र जो उन्होंने लिखा है या फिर प्रेसिडेंट जो बता रहे हैं उसको वो माने या उस पर विचार विमर्श करें। लेकिन एक तरह की परंपरा है कि प्रधानमंत्री फिर उसको ठुकराते नहीं है, वो उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, देश की सरकार उसके ऊपर बात करती है और उससे रिलेटेड काम भी करती है अगर प्रेसिडेंट ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये प्रेसिडेंट का एक स्पेशल राइट है जो सिर्फ प्रेसिडेंट के ही पास है कि वो प्रधानमंत्री को लिख सकते हैं। इसके साथ ही जो पहला अधिकार अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति हैं वो तीन सिचुएशंस में, अलग अलग तीन चार सिचुएशंस हैं जिसके अंदर राष्ट्रपति अपनी थिंकिंग का, अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी शक्तियों को वास्तविक रूप में, रियलिटी में यूज कर सकते हैं। अब वो तीन सिचुएशंस या तीन परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? वो तीन परिस्थितियों की जब हम बात करते हैं तो जो पहली चीज आती है वो ये है कि हम पहले ही देख चुके हैं कि जो मंत्रिपरिषद की सलाह होती है वो राष्ट्रपति को माननी पड़ती है। और राष्ट्रपति लेकिन अगर चाहें तो वो मंत्रिपरिषद ने यानी कैबिनेट ने अगर राष्ट्रपति को कुछ कहा है करने को, अपना कोई सजेशन दिया है, कुछ बताया है, तो वो उसको होल्ड पे रख सकते हैं और उसको वापस कर सकते हैं मंत्रिपरिषद को कि इसके ऊपर आप रीथिंक कीजिए, इसके बारे में पुनर्विचार कीजिए। अब ऐसा करने में ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के किसी किसी तरह का राष्ट्रपति के पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको देख के पढ़ के वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति इस राइट का यूज, इस शक्ति का प्रयोग अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ और समझदारी से करते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री ने जो सलाह दी है, जो सजेशन दिया है, वो सही नहीं है या फिर देश पे उसका गलत असर पड़ेगा या फिर बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं करेंगी, तो ऐसे में वो कह सकते हैं कि आप इस पे फिर से विचार कीजिए और इसमें कुछ चेंजेस करके मेरे पास भेजिए, तब मैं उसे मानूंगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि अगर मंत्रिपरिषद या कैबिनेट उस सलाह को, उस सजेशन को एज इट इज वैसे ही बिना बदले, बिना कोई चेंज किए वापस अगर भेजेगा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को वो सलाह माननी पड़ेगी। फिर राष्ट्रपति उसे होल्ड नहीं कर सकते, ना उसे वापस कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की एक पावर है जो राष्ट्रपति यूज करते रहते हैं। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ें और देखें राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति, तो वो ये है कि राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर भी होती है जो उसका एकदम स्पेशल जो है कि स्पेशल राइट है, एक्चुअल स्पेशल राइट है। वीटो पावर का जो यूज है उसका इस्तेमाल राष्ट्रपति तब करते हैं जब उनके पास कोई विधेयक सिग्नेचर होने के लिए आता है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में जब डिस्कशन हो रहा होता है किसी लॉ के ऊपर, तो विधेयक होता है, उसे विधेयक कहा जाता है। वो जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति जो है कि सिग्नेचर करते हैं, तब जाकर के वो कानून बनता है। तो जब वो विधेयक पार्लियामेंट भेजता है राष्ट्रपति के पास कि भाई आप इस पे सिग्नेचर कीजिए, तो राष्ट्रपति जो हैं वो उसे होल्ड कर सकते हैं अपने पास बिना किसी तय समय सीमा के। यानी कि राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप साइन करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या फिर कब दे रहे हैं, आप साइन करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन राष्ट्रपति से नहीं कर सकते। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है बेसिकली। तो राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक आता है, कहाँ से? पार्लियामेंट से, सिग्नेचर करने के लिए, तो राष्ट्रपति उसे अपने पास पॉकेट में रख सकते हैं। पॉकेट में रख सकते हैं इट मीन्स कि वो अपने पास उसे सुरक्षित रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं और कह सकते हैं कि ठीक है मैं साइन करके दे दूंगा। अब राष्ट्रपति इस ताकत का प्रयोग तब करते हैं जब उनके मर्जी के अगेंस्ट कुछ ऐसा हो रहा है जो वो नहीं चाहते कि हो, जो सही नहीं है, जो उन्हें लग रहा है कि गलत है, नहीं होना चाहिए, वो कानून नहीं बनना चाहिए। और उनकी मजबूरी है कि वो उसे मना तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं, उसमें विलंब कर सकते हैं, उसको, उस चीज़ को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने में देरी करा सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। कभी कभी इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भी कहा जाता है, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के पास ये एक वीटो पावर है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि राष्ट्रपति ऐसा सिर्फ तब कर सकते हैं जब राष्ट्रपति के पास भेजा गया वो विधेयक, जो भेजा गया है, जो बिल भेजा गया है, विधेयक को अंग्रेजी में बिल कहेंगे,
जो बिल राष्ट्रपति को दिया गया है वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए, मनी बिल नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका रिलेटेड धन से नहीं होना चाहिए। ये इस मामले में पार्लियामेंट के पास राइट है। जो धन विधेयक होते हैं, मनी बिल होते हैं, जिनका लेना देना पैसे से होता है, धन से होता है, ऐसे कायदे कानून, उससे रिलेटेड शक्ति पार्लियामेंट के पास होती है कि वो उसे डायरेक्ट जो है कि लोकसभा से उधर भेज सकती है। कहाँ पे? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट को उस पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। उस विधेयक पे प्रेसिडेंट अपने पॉकेट वीटो का यूज नहीं कर सकते हैं। ये ट्विस्ट है यहाँ पे। इसके साथ ही एक थर्ड पावर भी है प्रेसिडेंट के पास। वो ये है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वही देश के जो देश के राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो देश के प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, पार्लियामेंट के, जो पार्टी जीतती है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, उस पार्टी का जो मेन नेता होता है, जिसको वो पार्टी चुनती है, वो बंदा देश का प्रधानमंत्री बनता है। उस इंडिविजुअल को, जो देश का प्रधानमंत्री के लिए आगे आ रहा है, जिसको पार्टी ने एक तरीके से देखा जाए तो आगे किया है कि हमारी पार्टी जीती है, हमारी पार्टी को मेजॉरिटी मिली है लोकसभा में, तो हमारी पार्टी का ये सदस्य प्रधानमंत्री बनेगा। उस सदस्य को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, और राष्ट्रपति ही उसको शपथ दिलवाते हैं, ओथ दिलवाते हैं। तो राष्ट्रपति के पास है किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार बेसिकली। और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग बहुत अच्छे से करते भी हैं। अब ये जो पावर है, ये पावर के अंदर क्या ट्विस्ट है कि राष्ट्रपति की इस पावर की बहुत अच्छी भूमिका हमें देखने को मिली है पिछले 30-40 सालों में। क्योंकि 90s 80 तक, 90 80 89 तक क्या होता था कि इजीली पार्टीज को मेजोरिटी मिल जाती थी। कांग्रेस को लगभग हर बार मेजोरिटी मिल रही थी और इजीली कोई एक बंदा जाता था और उसको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन 1989 के आसपास हमें देखने को मिलता है, 80s के टाइम पीरियड में, जब इमरजेंसी का टाइम खत्म हो गया था और कांग्रेस की छवि जो है वो देश के अंदर थोड़ी सी खराब होने लगी थी, तो ऐसे में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल रहे थे और दूसरी पार्टियों को भी वोट्स मिल रहे थे, दूसरी पार्टियों के लोग भी जो है इलेक्शंस जीत रहे थे। ऐसे में जब बहुमत नहीं मिल रहा था, और या फिर आज भी जब बहुमत नहीं होता है किसी भी एक पार्टी के पास, तो वहां पे राष्ट्रपति का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेसिडेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर प्रेसिडेंट अपने विवेक से, अपनी थिंकिंग से ये तय करते हैं कि किस पार्टी के पास है मेजोरिटी, किस पार्टी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, किस पार्टी के सदस्य को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहिए। ऐसे में पार्टियां क्या करती हैं? पार्टियां राष्ट्रपति को अप्रोच करती हैं, प्रेसिडेंट को अप्रोच करती हैं, और वो उनको ये प्रूव करने की कोशिश करती हैं कि हमारी पार्टी के पास मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी कैसे? यहीं से गठबंधन की सरकारों का, जिसे कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं या अलायंस गवर्नमेंट कहते हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट, अलायंस गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकारें बनना इसी टाइम पीरियड में शुरू हुई। वो टाइम पीरियड क्या था? वो टाइम पीरियड था 1980s का। 1980s के टाइम पीरियड में, यानी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 1989 के बाद, 1989 से 1998 के बीच में बहुत बार गठबंधन की सरकारें बनी। तो 1989 के बाद ये सिस्टम शुरू होता है गठबंधन सरकारों का। और 1989 के बाद से ही ये देखने को मिलता है कि पार्टियां राष्ट्रपति को अप्रोच करती हैं और वो कहती हैं कि हमारे पास मेजोरिटी है। उनके पास मेजोरिटी कहाँ से आएगी? वो दूसरे लीडर्स जो इलेक्शन जीत गए हैं लेकिन उस पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो ऐसे लीडर्स को, ऐसी पार्टीज को अपने साथ मिलाती हैं। सपोज 545 सीटों में से हमें मेजोरिटी चाहिए, तो मेजोरिटी के लिए हमें चाहिए 545 डिवाइड बाय 2+1। जिसके पास इतनी सीट्स होंगी, जो इतने सीटों पर चुनाव जीत चुका होगा, उसके पास मेजोरिटी होगी। लेकिन सपोज अगर हमें लगभग लगभग 280 290 सीटें चाहिए जो सरकार बनाने के लिए, और किसी के पास उतनी सीटें नहीं आती हैं, 10-15 सीटें कम हैं, तो वो दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेंगे और उनके साथ जाकर के प्रेसिडेंट को ये कहेंगे कि ये और हम दोनों मिल करके सरकार बनाएंगे। सरकार जो रहेगी वो गठबंधन की सरकार होगी। तो ऐसे में राष्ट्रपति अपने विवेक का, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके उसको अप्रूवल देते हैं, और डिस्कशन के बाद वो दोनों पार्टियां डिस्कशन करके जिस बंदे को प्राइम मिनिस्टर के रूप में राष्ट्रपति के सामने पेश करती हैं, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिलवा देते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति इस पावर का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली 3 पावर्स हैं जो राष्ट्रपति मेनली यूज करते हैं, जो उनकी मेन पावर्स हैं। इसके अलावा भी तमाम चीजें हैं, बट वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो काफी एडवांस लेवल की चीजें हैं, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे।
अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब ये सारी पावर्स जो है कि अगर सरकार भी बन रही है तो सरकार तो है ही, मंत्रि परिषद है ही, प्राइम मिनिस्टर है ही, कभी ना कभी कोई ना कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा ही, इलेक्शंस होंगे ही, तो राष्ट्रपति की जरूरत क्या है? तो राष्ट्रपति की जरूरत यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्मल है, बहुत ज्यादा औपचारिक है। वो ये है कि पहला ये कि राष्ट्रपति ही तो प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त कर रहे हैं, उनको अपॉइंट कर रहे हैं, उनको शपथ दिला रहे हैं। तो राष्ट्रपति नहीं होंगे तो प्रधानमंत्री नियुक्त कैसे होगा? और सरकारें तो आती जाती रहती हैं, हर 5 साल में सरकार खत्म हो जाती है, नई सरकार बनती है। कई बार गठबंधन की सरकारें अपना 5 साल का टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पाती हैं, जैसा अभी बिहार में हुआ कि वहां पे जो राज्य की सरकार है गठबंधन से बनी थी, अब नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने की बात कर दी है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब कोई सरकार नहीं होती है तो राष्ट्रपति रूल करते हैं, उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। उस समय प्रेसिडेंट की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर सारे काम प्रेसिडेंट के हाथ में चले जाते हैं जब कोई मंत्रि परिषद या लोकसभा नहीं होती है। और मंत्रि परिषद को, लोकसभा को भंग किया जाता है, भंग किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। उसका भी एक प्रोसेस है जो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो नो डाउट, प्रेसिडेंट की पोजीशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है तो डेफिनेटली बहुत समझदार लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट की पोजीशन यूजलेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और प्रेसिडेंट भी खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है देश के लिए, किसी भी देश के लिए। राष्ट्रपति के साथ साथ देश के अंदर एक और पोजीशन होती है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं और जो उनकी पोजीशन है वो 99.9% सेम एज प्रेसिडेंट है। राष्ट्रपति को भी 5 साल के लिए चुना जाता है, उपराष्ट्रपति को भी 5 साल के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं, उपराष्ट्रपति भी इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब राष्ट्रपति के इलेक्शंस होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि देश की संसद के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति को चुनने के लिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अंदर राज्य के जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को भी इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश अपनी पोजीशन पर नहीं है, वहां पर उपराष्ट्रपति की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति अगर 5 साल के लिए चुना जा रहा है तो एक ना एक टाइम वैसा तक जरूर आएगा जब राष्ट्रपति अपनी पोजीशन पर नहीं होगा, वो इस्तीफा दे चुका होगा या फिर उसका टेन्योर पूरा हो चुका होगा, या फिर किसी कारण से राष्ट्रपति ने 5 साल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। और या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति रहे ना, वो डेथ डिक्लेयर कर दिए जाए। ऐसे सिचुएशंस में उपराष्ट्रपति की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और उपराष्ट्रपति उस सिचुएशन में राष्ट्रपति की जगह काम करता है और वो उस समय राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। इसी के साथ साथ ऐसी सिचुएशंस तो रेयरली आएंगी, तो बाकी पूरे टाइम पे उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? क्या वो खाली बैठे रहेंगे, फ्री की सैलरी लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस टाइम पीरियड में राष्ट्रपति अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं, उस टाइम पीरियड में उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, वो राज्यसभा के अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं। जैसे देश की जो संसद के 2 हाउसेज हैं, 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसे लोकसभा स्पीकर कहा जाता है, उसे लोकसभा के लोग इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं वोटिंग के थ्रू। लेकिन उसके ऑपोजिट उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा में राज्यसभा का अध्यक्ष चुना नहीं जाता, वो ऑलरेडी राष्ट्र उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी कि जो बंदा उपराष्ट्रपति की पोजीशन पर बैठेगा वो राज्यसभा की अध्यक्षता भी करेगा। ये उनका फुल टाइम काम है। पार्ट टाइम काम क्या है? पार्ट टाइम काम वो है जब राष्ट्रपति कुर्सी पर ना रहे, राष्ट्रपति की पोजीशन खाली रहे, तो उस टाइम पीरियड में उपराष्ट्रपति की भूमिका राष्ट्रपति की तरह की हो जाती है। और उस समय में, क्योंकि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट इज वर्किंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन दिस टाइम पीरियड व्हाट हैपेंस कि जो राज्यसभा है वहां का जो अध्यक्ष है उसकी कुर्सी खाली हो जाएगी। तो वहां पे कौन बैठेगा? तो वहां पे उपराष्ट्रपति के नीचे जो उप अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष, वो काम करते हैं। उनको भी एक तरीके से अपॉइंट ही किया जाता है, चुना जाता है सदस्यों के द्वारा। तो ये है पूरी पावर्स ऑफ राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और देश का वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। सो
यहाँ पे जो ये टॉपिक है ये खत्म होता है, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो कि लगभग सेम सेम है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।